जिंदगी का हसीन पल तुम्हारे संग बिताना है। सुनो, होली आ रही है, तुम्हें रंग लगाना है। सो हाय एवरीवन, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो आज है होली, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के उस अवसर पे मैं आज आपके लिए बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके क्लास 9th और 11th और सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था, एक कूलम्ब्स लॉ बताया था। कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि मैंने आपको जब कभी भी कोई भी दो चार्जेज होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर वहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का क्या बोलता है, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसकी डेफिनेशन को आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस is directly proportional to each other and inversely proportional to square of distance between them। तो देखिए, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मान के चलो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और यहां पर कुछ डिस्टेंस पे मैंने कोई एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m2। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अब इन दोनों के बीच क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं और इस यूनिवर्स में आपको पता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये अलग डायरेक्शन में तो आप नेगेटिव भी दिखा सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कंसिडर टू मासेस m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। इन दोनों के बीच की मैंने डिस्टेंस एक कंसिडर कर ली, कितनी, स्मॉल r। और डेफिनेशन बोलती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 और m2 के, और इन दोनों की बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको डाल सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और आप इसको डाल सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यानी कि इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हमारी वैल्यू आ जाएगी। f इक्वस टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो उसकी जगह, जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो उसकी जगह कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। और यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना आएगा, कैपिटल G, और वैल्यू हो जाएगी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बना है वो कितना हो गया, f इक्वस टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जहां यहां पे वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो सबको पता ही होगी, कितनी होती है बताओ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कैसे आई, आपने डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हैं, या डायमेंशनल फार्मूले की अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप यूनिट और उनके डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया दो मासेस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपका कोई दो मासेस आ जाएंगे क्लास 9th के लिए। 11th में थोड़े इस पे बेस क्वेश्चन कम देखने को मिलता है क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके होते हो। मास की वैल्यू दे देंगे m1 m2 कुछ भी, 9 kg 8 kg, बीच की डिस्टेंस दे देंगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू आपको पता है, आपसे बोलेंगे कि फोर्स की वैल्यू निकालिए। अब बात करें इसकी डायमेंशनल फार्मूले की, क्योंकि कभी कभी आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेते हैं जी का। वैसे तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बता रखा है पूरा, अगर आपको फिर से जानना है तो आप निकाल सकते हो। कैपिटल G इक्वल्स टू एफ आर m1 अपॉन m2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, मैंने बताया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना होता है, m, मास को m से दिखाते हैं, ये तो पता होगा ना, मास को m से, लेंथ को l से और टाइम को t से। एक्सेलरेशन LT-2, नहीं आता तो पीछे जाके देखो, वैसे जहाँ तक है मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ MLT-2। ठीक है,
तो आर की वैल्यू कितनी होती है, आर क्या है, एक तरह की लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। m1 m2 किलोग्राम यानी कि मास का स्क्वायर, m का स्क्वायर। अरे किलोग्राम, किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, मास से ही तो दिखाते हैं। तो g इक्वस टू हमारी कितनी वैल्यू आएगी, इस m को ऊपर भेज दो, -2, 1 - 2 -1, m की पावर -1, l क्यूब t-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपसे पूछे, तो मैंने आपको बताया था अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो आप ये फॉर्मूला दोगे, पर अगर सिर्फ डायमेंशन पूछा तो आप बताओगे -1, 3, -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है पर आपके कोर्स में रेगुलरली यूज में आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।